गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ओझा जी का पाठशाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं संकल्प सीरीज का पार्ट 8 भाग 8 में अलजेब्रा का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो कि गोलार्ध और प्रिज्म से रिलेटेड है, जिसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले चलते हैं गोलार्ध के बारे में जानते हैं। तो गोलार्ध शब्द को एक हेमी में विभाजित किया जा सकता है, जो आधे को दर्शाता है, और गोलाकार जो गणित में ज्यामिति 3D आकार को संदर्भित करता है। और नतीजन गोलार्ध एक 3D ज्यामिति वस्तु है जो एक गोले के आधे हिस्से से बनी होती है, जिसमें एक तरफ सपाट और दूसरी तरफ कटोरे जैसी आकृति होती है। तो कटोरा आप लोग देखे होंगे, तो उसके हिसाब से ये जो है गोलार्ध होता है, जिसके उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा है इसमें, और चित्र भी दिखाया है कि एक कटोरा और एक मशरूम दोनों का लगभग जो है आकार गोलार्ध के समान होता है। गोलार्ध के गुण क्या होते हैं? तो गोलार्ध जो है एक घुमावदार सतह होता है, जिसके एक सपाट और गोलाकार उसका आधार होता है। यह घुमावदार होता है और उसका आधार जो है सपाट और गोलाकार होता है। इसमें कोई किनारा और इसका शीर्ष नहीं होता है। और जो है ये एक रेखाखंड जो गोलार्ध के गोलाकार आधार की परिधि पर दो विपरीत बिंदुओं को जोड़ता है, वह केंद्र से होकर पास होता है, जिसे गोलार्ध का व्यास कहते हैं। यानी जो एक रेखाखंड बनेगा जो कि गोलार्ध के आधार की परिधि, जो उसकी परिधि बनेगी, उस परिधि से एक बिंदु से उसकी विपरीत दूसरी बिंदु जहाँ जाके मिलेगी, तो वो टोटल जो होगा, पूरा जो होगा, वो उसको हम लोग गोलार्ध का व्यास कहेंगे। ठीक है। गोलाकार आधार के केंद्र से इसकी घुमावदार सतह पर एक बिंदु तक रेखाखंड गोलार्ध की त्रिज्या होती है। तो अभी देखिए, अभी हम लोग इसमें क्या पढ़े? व्यास पढ़े, और इसका ये क्या बता रहा है? त्रिज्या। यानी जो गोलाकार जो सतह है उस पे जो बिंदु बनती है, तो उसका जो उस पूरा परिधि के बीच में जो आधे पे बिंदु बनेगी और उससे वहाँ की जो दूरी होगी, तो उसके आधे के भाग को हम लोग त्रिज्या कहेंगे, जिसको इंग्लिश में रेडियस कहते हैं। गोलार्ध के सतही क्षेत्रफल का सूत्र, गोलार्ध का जो सतही क्षेत्रफल है उसका सूत्र क्या है, फार्मूला क्या है? तो गोलार्ध का कुल सतह का क्षेत्रफल उसके वक्र सतह के क्षेत्रफल और आधार के सतह का क्षेत्रफल का जोड़ होता है। यानी जो गोलार्ध होगा उसके सतह का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, उसका जो है वक्र जो है उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और उसके आधार के सतह का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और तीनों को जोड़ दीजिए, तो उसमें जो है गोलार्ध के सतही क्षेत्रफल का आ जाएगा। गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें गोलार्ध के सतही क्षेत्रफल का सूत्र ठोस खोखले गोलार्ध के लिए दिया जा सकता है। गोलार्ध का सतही क्षेत्रफल का कुल क्षेत्रफल होता है, जिसे उसके चेहरे कवर करते हैं। इसे दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो दो श्रेणियां क्या क्या होती हैं? एक होता है एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको CSA कहते हैं। और दूसरा जो होता है एक गोलार्ध का कुल सतही क्षेत्रफल, यानी पूरा सतह का क्षेत्रफल जो होगा, उसको क्या कहते हैं? TSA कहते हैं। अब जो है गोलार्ध का कुल वक्र पृष्ठ की गणना कैसे करेंगे? इसकी गणना वक्र पृष्ठ और आधार पृष्ठ के क्षेत्रफल का योग होता है। तो जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालिए, और जो उसका जो है वक्र पृष्ठ का और उसका आधार का जो है क्षेत्रफल निकालिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। यह ध्यान देना इसमें आवश्यक है कि गोलार्ध पर आधार का जो एक वृत्त बनेगा, गोलार्ध के लिए इसकी त्रिज्या दी गई है, तो इसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की गणना सूत्र का उपयोग करके किया जा सकता है। जैसा कि सूत्र इसमें दिया गया है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार क्षेत्रफल। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 2πr² प्लस πr² इक्वल टू 3πr², जहां पे r जो है गोलार्ध का त्रिज्या है, यानी r जो है इसका रेडियस है। क्लियर है इतना? अब जो है गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र, गोलार्ध का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो है एक अर्ध और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके वक्र पृष्ठ द्वारा कवर किया जाता है, क्षेत्रफल होता है। यह एक गोले पृष्ठ क्षेत्रफल का ठीक आधा होता है, और त्रिज्या जो है इसकी R वाले अर्धगोलाकार का पृष्ठ के क्षेत्रफल निम्न सूत्र के उपयोग से किया जा सकता है। तो इसका जो फार्मूला दिया गया है, अर्धगोले के लिए जो है, अर्धगोले के लिए वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 ब्रैकेट में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/2 ब्रैकेट में 4πr² ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू
2 पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर जो है गोलार्ध की त्रिज्या है। आर क्या है? गोलार्ध की त्रिज्या है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। अब जो है आगे खोखले गोलार्ध का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खोखले गोलार्ध का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, TSA, यानी खोखले गोलार्ध का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए TSA इक्वल टू होता है 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, और इसका सूत्र जो है व्युत्पत्ति से समझे, मतलब इसको विस्तार से समझे। यह ध्यान देना चाहिए कि खोखले गोलार्ध के गोलाकार आधारों के लिए 2 व्यास होते हैं। इसमें 2 व्यास होगा और एक आंतरिक गोलाकार जो होगा, जो उसका खोखला क्षेत्र होगा, उसके लिए एक बाहरी गोलाकार आधार के लिए यदि आर जो है आंतरिक गोलार्ध की त्रिज्या है और कैपिटल आर जो है बाहरी गोलार्ध की त्रिज्या, यानी बाहरी गोलार्ध की जो त्रिज्या है कैपिटल आर है और जो इंटरनल गोलार्ध की जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, तो हम इसको निम्नलिखित सूत्र, तो इसके लिए फार्मूला क्या हम लोग बनाएंगे, तो जो बाहरी गोलार्ध को जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होता है तो उसके लिए जो फार्मूला हम लोग लगाएंगे उसका फार्मूला रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आंतरिक गोलार्ध का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग लगाएंगे, यानी इंटरनल जो पृष्ठ का जो हम लोग एरिया निकालेंगे उसके लिए जो फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, यानी इसमें जो आर रहेगा वो स्मॉल आर रहेगा। अब जो है आगे आपका है 8 हो गया, हाँ, प्रिज्म। अब हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं, अभी हम लोग गोलार्ध के पढ़े में पढ़े, अभी हम लोग जो है प्रिज्म के बारे में जानेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म एक समरूप ठोस पारदर्शी अपवर्तक माध्यम है जो एक कोण पर झुकी हुई 2 समतल सतहों से घिरा होता है, यानी एक कोण रहेगा और उसकी 2 जो है सतह रहेगी जो समतल रहेगी और दोनों एक दूसरे पे झुकी हुई होगी। तो आमतौर पर इसके जो इस्तेमाल करने के लिए प्रिज्म में जो है 2 त्रिकोणीय चेहरे होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर यानी आमने सामने होते हैं, और 3 आयताकार सतहें होती है, वे कांच या अन्य पारदर्शी सामग्री से बने होते हैं जिन्हें सटीक कोणों से काटा जाता है, यानी जो कोण उसमें बनेंगे वो बराबर बराबर कोण बनेंगे जो उसका एंगल होगा। अब क्या है परावर्तक प्रिज्म? प्रिज्म जो में एक परावर्तक प्रिज्म होता है, तो परावर्तक प्रिज्म जो है क्या होता है? परावर्तक प्रिज्म का उपयोग जो है प्रकाश की किरणों को उलटने, घुमाने, विचलित करने के लिए किया जाता है, यानी जो रेज आएगी उस पर, वो एक रेज उस पर आएगी, फिर उस रेज को रिफ्लेक्ट करके वो दूसरे तरफ जो है प्रिज्म के थ्रू प्रकाशित किया जाएगा। यानी एक रेज आएगी और उसको जो है डायरेक्शन चेंज करके प्रिज्म के थ्रू उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाया जा सकता है। ये प्रिज्म जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर काम करते हैं, यानी आंतरिक जो परिवर्तन होगा तो उसके सिद्धांत पे ये काम करता है, और इनका उपयोग जो है दूरबीन और परावर्तक दूरबीन जैसे ऑप्टिकल उपकरणों में किया जाता है। प्रिज्म का अनुप्रयोग के आधार पर अलग अलग आकार में बनाया जाता है, जैसे कि त्रिभुज प्रिज्म का पारंपरिक आकार है, त्रिकोण प्रिज्म अलग अलग होते हैं, यानी त्रिकोण प्रिज्म जो होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं, ये इस बहुत प्रकार के होते हैं। प्रिज्म कैसे काम करता है? जब प्रकाश एक माध्यम से, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आप लोग को, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है। प्रकाश की गति में इस परिवर्तन के कारण प्रकाश अपरिवर्तित हो जाता है और एक अलग कोण के साथ एक नए माध्यम में प्रवेश करता है, यानी एक तरफ से किरण आएगी, फिर उस किरण उस पर पड़ेगी, फिर वो एक तरफ से दूसरे ओर जो है परिवर्तित हो जाएगा और जो है एक नया माध्यम जो है बनाएगा। प्रिज्म के प्रकार, फैलाने वाला प्रिज्म, एक फैलाने वाला प्रिज्म होता है। इस प्रकार के प्रिज्म का उपयोग जो है सफेद प्रकाश को घटकों रंगों में विभाजित करने के लिए किया जाता है। ध्रुवीकरण प्रिज्म प्रकाश किरणें को अलग अलग ध्रुवीकरण घटक में विभाजित करते हैं। निकोल प्रिज्म ध्रुवीकरण प्रिज्म का एक उदाहरण है। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रकाश की किरणें आएगी वो अलग अलग जो है उसको घटक में, एक किरण आएगी और उसको अलग अलग जो है प्रकाश की किरणों के घटक में क्या करेगा, वो डिवाइड करेगा यानी विभाजित करेगा, जिसका उदाहरण जो है निकोल प्रिज्म और ध्रुवीकरण प्रिज्म एक होता है। अब जो है
बीम विभाजन प्रिज्म। बीम विभाजन प्रिज्म क्या है? बीम विभाजन प्रिज्म जैसे कि नाम से पता चलता है, उस प्रिज्म को संदर्भित करता है जो किरणों को दो या अधिक किरणों में विभाजित करता है। यानी एक किरण आएगी और उसको दो या दो से अधिक किरण में विभाजित करता है, उसको बीम विभाजन प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब जो है आगे है आपका विक्षेपण प्रिज्म। विक्षेपण प्रिज्म क्या होता है? विक्षेपण प्रिज्म का उपयोग प्रकाश को एक निश्चित कोण से विक्षेपित करने के लिए किया जाता है, जिसको वेज प्रिज्म एक विक्षेपण प्रिज्म है। यानी वेज प्रिज्म जो होता है इसका एक उदाहरण है जो कि एक विक्षेपण प्रिज्म है। क्लियर है इतना? अब जो है वेज प्रिज्म। वेज प्रिज्म जैसा कि अभी हम लोग पढ़े, वेज प्रिज्म में इनपुट सतह और आउटपुट सतह के बीच 3 डिग्री या उससे कम का बहुत उथला कोण होता है। यानी जो इसमें इनपुट माने अंदर का और बाहर का जो बीच का कोण होगा वो 3 डिग्री या उससे कम का बनता है। अब जो है इसके सूत्र हम लोग जानेंगे स्टूडेंट। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं जो प्रिज्म के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिज्म की सामग्री का अपवर्तनांक, प्रिज्म की सामग्री का अपवर्तनांक जो म्यू प्रिज्म के कोण ए और न्यूनतम विचलन कोण डी के संदर्भ में लिखा जाता है। यानी जो इसका अपवर्तनांक होगा उसको म्यू से डिनोट करेंगे और प्रिज्म का जो कोण होगा उसको ए से डिनोट करेंगे और न्यूनतम विचलन का जो कोण होगा उसको डी से डिनोट करेंगे। तो अभी देखिए, अब इसका जो फार्मूला होता है, जो इसका सूत्र होता है विचलन कोण। विचलन कोण अभी जैसे हम लोग पढ़े उसको डी से डिनोट करते हैं। तो विचलन कोण जो है डी हो गया, तो डी इक्वल टू क्या हो गया? ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई ए। यहाँ पे मल्टीप्लाई ए है, जिसमें n जो है जैसा कि हम लोग अभी पढ़े n जो है अपवर्तनांक है, n-1 जो है उसका जो है अपवर्तनशीलता कहा जाता है और a जो है अपवर्तन कोण है। क्लियर है इतना? अब जो है फैलाव शक्ति। फैलाव शक्ति का जो फार्मूला है ये क्या है? तरंग दैर्ध्य रंग की एक जोड़ी के लिए माध्यम की फैलाव शक्ति, उनके बीच कोणीय फैलाव और औसत विचलन के बीच का अनुपात है। इसे ओमेगा द्वारा दर्शाया जाता है। तो ओमेगा इक्वल टू जो होता है कोणीय फैलाव डिवाइडेड बाई मध्य विचलन, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ब्रैकेट में NV-NR ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ए डिवाइडेड बाई ब्रैकेट में n-1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई ए। ये इसका क्या है? ये इसका फार्मूला है। तो स्टूडेंट मैंने इसमें आप लोग को काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन दिया है जो कि बहुत ही मतलब गोलार्ध और प्रिज्म दोनों के बारे में आप लोग को भली भांति बताया। और स्टूडेंट मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये भली भांति समझ में आया होगा। तो कृपया अगर समझ में आया हो, सब कुछ अच्छा हो और कुछ न समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मेरे वीडियो को और मेरे संकल्प सीरीज का ये पार्ट 8 जो अलजेब्रा का सब्जेक्ट से लेकर आया था, इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।